नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और आज से मैं 4 पीएम महाराष्ट्र के इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ जुड़ूंगा। महाराष्ट्र और मुंबई की सियासी हलचल के साथ यहाँ पर हो रही आपराधिक वारदातों को लेकर और तमाम तरह के घटनाक्रमों पर हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़े रहेंगे, बात करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक ऐसे मामले से जिसने कि महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल हड़कंप मचा रखा है और एकनाथ शिंदे की सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है। शिंदे सरकार के एक मंत्री के ऊपर आरोप लगा है कि उनकी मदद से ड्रग्स का कारोबार चलता था। एक ड्रग्स की फैक्ट्री नासिक में चलाई जाती थी और इस पूरे मामले की शुरुआत हुई ललित पाटिल नाम के एक ड्रग माफिया की गिरफ्तारी से। दरअसल मुंबई पुलिस ने बीते बुधवार के दिन ललित पाटिल नाम के इस ड्रग माफिया को कर्नाटक से गिरफ्तार किया। दरअसल इसकी गिरफ्तारी पहले ही हो गई थी साल 2020 में और ये पुणे की यरवड़ा जेल में था, न्यायिक हिरासत में। इसके ऊपर आरोप था मेफेड्रॉन नाम के ड्रग्स का रैकेट चलाने का और उसी सिलसिले में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। जब ये जेल गया तो इसने हर्निया की शिकायत की। ये पता चला कि इसे टीबी भी हो गया है और उसके बाद इसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया पुणे के सरकारी ससुन जनरल अस्पताल में। तो दिलचस्प बात यह है कि अस्पताल से भी ये अपने ड्रग्स का काला कारोबार चला रहा था, ड्रग्स का लेन देन कर रहा था। और बीते 30 सितंबर को जब पुलिस को जानकारी मिली तो अस्पताल में छापा मारा गया और वहां से उसके इस काले कारनामे पर से पर्दा हटा और इसके साथ जो अस्पताल के कर्मचारी थे, जो लोग इसकी मदद कर रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई और साथ में इससे कुछ आईफोन्स भी बरामद हुए। तो ये शख्स चाहे जेल में हो या अस्पताल में हो या बाहर हो, इस तरह से अपने ड्रग्स का कारोबार चला रहा था। और इसी बीच इसके एक भाई की भी गिरफ्तारी हो गई जिसका नाम है भूषण पाटिल। तो भूषण पाटिल से पूछताछ में यह पता चला कि महाराष्ट्र के एक प्रमुख शहर नासिक से सटकर ये लोग मेफेड्रॉन की फैक्ट्री चला रहे थे, ड्रग्स की एक फैक्ट्री चला रहे थे। तो उसकी भी गिरफ्तारी हुई और उससे पूछताछ में कुल मिलाकर 15 लोगों को महाराष्ट्र पुलिस ने पकड़ा था। अब जब ललित पाटिल जब अस्पताल में भर्ती था तो बीते 2 अक्टूबर को अचानक ये अस्पताल से भाग निकला और भागने के बाद ये अलग अलग ठिकानों पर गया। ये धुलिया की तरफ गया, ये नासिक की तरफ गया, ये सूरत गया और फिर इसके बाद ये दक्षिण भारत होकर इसके बारे में बताते हैं कि ये श्रीलंका भागने की फिराक में था। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र पुलिस भी लगातार इसको ढूंढ रही थी और आखिर बुधवार के दिन ये महाराष्ट्र पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब इसकी गिरफ्तारी से एक राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है और शिवसेना ठाकरे गुट ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि ललित पाटिल के पीछे महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री का हाथ है, एकनाथ शिंदे की कैबिनेट में शामिल एक मंत्री का हाथ है और इन मंत्री का नाम है दादा भुसे। दादा भुसे नासिक के प्रभारी मंत्री हैं। इसके साथ साथ उनको प्रभार दिया गया है ग्रामीण विकास का और ये मालेगांव आउटर कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो विधानसभा की, वहां से ये चुनकर आते हैं। तो इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि इतना बड़ा ड्रग्स का काला कारोबार ये शख्स, ये दोनों भाई ललित पाटिल और भूषण पाटिल इसलिए चला पा रहे थे क्योंकि इनके सिर पर हाथ था दादा भुसे जैसे एक दिग्गज शिवसेना नेता का, एक मंत्री का। और इसके साथ ही ये मांग की गई कि जिस तरह से अस्पताल में इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि अस्पताल में रहते हुए भी ये लोग रैकेट चलाते थे, तो जो अस्पताल के अधिकारी हैं, जो अस्पताल के डीन हैं, उनकी भी जांच की जानी चाहिए और इसके साथ साथ उनका नार्को टेस्ट भी करवाया जाना चाहिए हकीकत पता लगाने के लिए। शिवसेना की नेता है, प्रवक्ता है सुषमा अंधारे, उन्होंने तो यहां तक कहा कि जो दादा भुसे हैं उनके मोबाइल फोन के सीडीआर निकलवाने चाहिए और उनकी किससे बातचीत होती थी, इस बात का जब खुलासा हो जाएगा तो सीधे सीधे ड्रग माफिया के साथ उनके लिंक्स पता चल जाएंगे। इसको लेकर विपक्षी पार्टियां अपना हमला तेज कर रही हैं। ना केवल वे जांच की मांग कर रही हैं बल्कि दादा भुसे के इस्तीफे की भी मांग कर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि ये दूसरे मंत्री हैं दादा भुसे जो इस हफ्ते विवाद में फंसे हैं। शिंदे सरकार में शामिल ये दूसरे मंत्री हैं।
इससे पहले इसी हफ्ते महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी एक विवाद में फंस चुके हैं। अजीत पवार के ऊपर एक आईपीएस महिला आईपीएस अधिकारी हैं मीरा बोरवणकर, उन्होंने यह आरोप लगाया अपनी किताब के जरिए, मैडम कमिश्नर नाम की उनकी किताब हाल ही में पब्लिश हुई, उस किताब के जरिए उन्होंने यह आरोप लगाया कि जब वे पुणे की पुलिस कमिश्नर थी तो अजीत पवार उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे कि पुलिस के लिए आरक्षित एक जगह, जिस पर कि पुलिस के लिए घर बनने थे, जहां पर नर्मदा पुलिस थाना बनना था, उस जगह को ये दबाव डाल रहे थे एक बिल्डर को देने के लिए, और वो भी ऐसे बिल्डर को देने के लिए जो कि 2G स्कैम में फंस गया था, जिसके खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज कर रखा था, जिसके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मामला दर्ज कर रखा था। तो मीरा बोरवणकर का कहना था कि वे इस दबाव के आगे नहीं झुकी, और अजीत पवार जो कि पुणे के प्रभारी मंत्री थे, उनके कहने के बावजूद भी उन्होंने फाइल को मंजूरी नहीं दी, और वो जगह अब भी पुणे पुलिस के पास ही मौजूद है। लेकिन उनके इस बयान के बाद अजीत पवार ने अपनी सफाई दी, और उनका कहना था कि उस जमीन से उनका कोई लेना देना नहीं है। दरअसल उस जमीन की नीलामी हुई थी, और वो नीलामी कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई थी, और जमीन को दिया जाना था उस बिल्डर को जो वहां पर डेवलपमेंट करना चाहता था। लेकिन क्योंकि मीरा बोरवणकर नहीं दे रही थी, तो जब अजीत पवार ने तमाम पेंडिंग मामलों का फॉलोअप किया तो उसमें ये मामला भी निकलकर सामने आया, और इसलिए उन्होंने मीरा बोरवणकर को कहा कि जो हाईएस्ट बिडर है उसको ये जमीन दे देनी चाहिए, और इसमें उन्होंने अपने ऊपर किसी भी तरह के आरोपों से इनकार किया कि इसमें उनका कोई खुद का स्वार्थ था। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी पार्टियों ने उनकी जमकर घेरेबंदी की और उनके ऊपर आरोप लगाया कि किस तरह से एक आरोपों में फंसे बिल्डर की मदद के लिए अजीत पवार कितने तत्पर नजर आए। अब उसके बाद वो मामला अभी ठंडा पड़ा ही नहीं था कि ये दूसरा मामला आ गया दादा भुसे का, और दादा भुसे के ऊपर अब सीधे तौर पर विपक्ष का यह आरोप है कि वे मदद कर रहे थे ड्रग माफिया को, क्योंकि भूषण पाटिल और ललित पाटिल ये दोनों शख्स जो है ना केवल उनके कार्य क्षेत्र में रहते हैं, बल्कि उनके खासम खास लोगों में से भी बताए जाते हैं। सुषमा अंधारे ने, जो शिवसेना की प्रवक्ता है, उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि एक बार दादा भुसे जो है पाटिल को उद्धव ठाकरे से मिलवाने, जब शिवसेना में फूट नहीं हुई थी उस वक्त की बात है, उद्धव ठाकरे से मिलवाने उनके बंगले पर भी लेकर आए थे, मातोश्री बंगले पर उनको लेकर गए थे। इस पर दादा भुसे का ये कहना है कि वे इन लोगों को नहीं जानते हैं और वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं, उनके ऊपर लगाए गए आरोप झूठे हैं। भले ही दादा भुसे इस मामले में अपनी जो भी सफाई दे रहे हों, लेकिन एक बात तो सच है कि महाराष्ट्र में ऐसा इतिहास रहा है कि माफियाओं के अंडरवर्ल्ड डॉन्स के साथ में रिश्ते रहे हैं, और ये अभी की बात नहीं है। हम अगर 60-70 के दशक में चले जाएं तब भी हमें पता चलता है कि उस वक्त मुंबई में जो माफिया हावी थे, जो अंडरवर्ल्ड डॉन्स थे, जैसे कि करीम लाला या फिर हाजी मस्तान या यूसुफ पटेल, उनके उस वक्त के राजनेताओं के साथ काफी अच्छे संबंध थे, उनके साथ उठना बैठना था, अक्सर वे एक दूसरे की पार्टियों में आते जाते थे, और ये सब कुछ तो दिखता था, लेकिन पर्दे के पीछे क्या होता था ये जानकारी उस वक्त के पुलिस वालों को, उस वक्त के पत्रकारों को है कि किस तरह से राजनेताओं की मदद से इन्होंने अपना खौफ कायम किया था और किस तरह से ये अपना काला कारोबार चलाते थे। यहां तक कि उसके बाद जब करीम लाला का दौर खत्म हुआ, हाजी मस्तान का दौर खत्म हुआ, तो उसके बाद के दौर की अगर बात करें, दाऊद इब्राहिम के दौर की बात करें, तो ये कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम को दाऊद इब्राहिम बनाने में, इतना बड़ा खूंखार अपराधी बनाने में महाराष्ट्र के एक पावरफुल राजनेता का हाथ रहा है। ये वो पावरफुल राजनेता हैं जिन्होंने कि दाऊद गिरोह के लिए काम करने वाले कुछ शख्स को राजनीति में एंट्री करने में मदद की, फैसिलिटेट किया कि वो अपराध जगत से राजनीति में अपने कदम अपनाएं, कदम रखें, और इस तरह से राजनीति का अपराधीकरण करने में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। ये 90 के दशक की बात है जब ना केवल दाऊद गिरोह जो है एक विशेष पार्टी के साथ आइडेंटिफाई किया जाता था, बल्कि अरुण गौली भी जो है एक विशेष पार्टी के साथ आइडेंटिफाई होता था। हिंदू डॉन के तौर पर जो है उसकी पहचान की जाती थी, और एक बड़े सियासी मंच से एक राजनेता ने कहा कि उनके पास अगर दाऊद है तो हमारे पास गौली है। यानी कि जो बड़े बड़े राजनेता थे वो खुलेआम भी एक तरह से स्वीकार करते थे कि कौन सा गिरोह जो है हमारे साथ मौजूद है, किसका समर्थन हमें मिला है। और जाहिर तौर पर अगर कोई डॉन किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन देता है
तो बदले में वो भी राजनीतिक पार्टी से कुछ फेवर ही चाहेगा। ये अलग बात है कि जिस अरुण गौली को ये नेता अपना बता रहे थे, आगे चलकर उसी अरुण गौली ने उनको भी नुकसान पहुंचाया और उनके खिलाफ उसने अपनी एक पैरेलल पार्टी खड़ी कर ली। तो ये बात थी कि किस तरह से महाराष्ट्र में जो काला कारोबार चलाते रहे हैं अंडरवर्ल्ड डॉन, उनके पीछे कैसे राजनेताओं का हाथ रहा है। तो इस पूरे मामले से, यानी कि ललित पाटिल की गिरफ्तारी से और जिस तरह से उसके बाद दादा भुसे पर आरोप लगाया गया, उससे फिर एक बार राजनीति के अपराधीकरण पर महाराष्ट्र में चर्चा छिड़ गई है। और अब यह देखना होगा कि एकनाथ शिंदे इस मुसीबत से कैसे पार निकलते हैं। तो इस जैसे और किस्सों के लिए, महाराष्ट्र में हो रही हलचल को जानने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ 4 PM महाराष्ट्र पर। धन्यवाद।